हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम सारे के सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ जो है 6 जून से बाबा फरीद 2023 जो है एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए एक ऑनलाइन बैच शुरू किया जा रहा है। ऑनलाइन बैच शुरू किया जा रहा है जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस सॉल्यूशन करवाया जाएगा, जिसमें क्या है कि हमें आपको जो है कंप्लीट सिलेबस का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो यहाँ से जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9588013694, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है उसके जो है आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो ये क्या है, ये फाल्कन ट्यूब है। क्या है? फाल्कन ट्यूब है। क्या काम होता है इस फाल्कन ट्यूब का? तो इस फाल्कन ट्यूब का काम होता है कि जो टीबी वाले पेशेंट होते हैं, टीबी वाले पेशेंट के अंदर स्पूटम कलेक्शन जो करते हैं हम, वो इस ट्यूब के अंदर किया जाता है। और ये जो है इस ट्यूब को कोल्ड चैन के प्रोसेस के थ्रू इसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सैम्पलिंग के लिए भेजी जाती है। कितना एम सैंपल लिया जाता है? तो 5 ml जो है यहाँ से क्या करते हैं हम, 5 ml जो है क्या किया जाता है, सैंपल लिया जाता है। टीबी जो है, टीबी जिसको हम बोल सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस या इसी को स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। स्लिम डिजीज, स्लिम्स डिजीज के नाम से भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है, स्लिम्स डिजीज, है ना। और इसका पॉजिटिव एजेंट जो रहता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इसका क्या रहता है, एजेंट रहता है। स्लिम डिजीज के नाम से भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। और इसका जो कन्फर्मेटरी, जो टीबी का कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है, कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो रहता है स्पूटम सैंपल कलेक्शन, स्पूटम सैम्पलिंग। स्पूटम सैंपल जो है कन्फर्मेटरी डायग्नोस रहता है। और कितने? तो 3 कॉन्जुगेटिव स्पूटम होते हैं। कितने? 3 कॉन्जुगेटिव स्पूटम होते हैं। लगातार 3 स्पूटम जो है क्या करते हैं, हम टेस्ट करवाते हैं। और स्पूटम लेने का टाइम जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में क्या करना होता है, स्पूटम का सैंपल जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग सैंपल कलेक्शन, अर्ली मॉर्निंग में सैंपल को क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है ना। तो ये क्या है, जिसके अंदर हम सैंपल लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाल्कन ट्यूब। और ये जो सामने दिखाई दे रही है ये क्या है, ये फाल्कन ट्यूब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा कुछ अगर टीबी के बारे में कुछ स्पेसिफिक अपडेट बात की जाए तो टीबी पे कुछ स्पेसिफिक अपडेट रहते हैं। और अपडेट्स क्या हैं, तो क्या है, 2020 में जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था उसको रीनेम कर दिया गया। कब? 2020 के अंदर। किसको? आरएनटीसीपी। आरएनटीसीपी का फुल फॉर्म है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। इस रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को रिवाइज किया गया है, सॉरी रीनेम किया गया है। और रीनेम करके इसका जो नाम है वो क्या रख दिया गया है, एन टी ई पी। एन टी ई पी क्या है, एन टी ई पी इज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। और इसके अंदर बताया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि 2025 तक इंडिया से टीबी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। क्या बताया गया, 2020 में बोला गया कि 2025 में क्या कर देंगे, भारत को टीबी से मुक्त कर देंगे। भारत को क्या कर देंगे,
टीबी फ्री इंडिया बना दिया जाएगा, टीबी फ्री इंडिया। और इसके लिए क्या किया गया है, 13 मार्च 2018 को, क्या 13 मार्च 2018 से क्या किया गया है, टीबी को ख़त्म करने के लिए दिल्ली के अंदर जो जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर है, क्या किया गया है, टीबी फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है। टीबी फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है कहाँ पे, दिल्ली में, जो क्या करेगा, टीबी को ख़त्म करने का काम करेगा। और वो कब शुरू किया गया, तो 13 मार्च 2018 को, कब, 13/3/2018 को। और इंडिया जो है इसको क्या कर दिया जाएगा, 2025 तक टीबी फ्री कर दिया जाएगा। और आने वाले जो 5 साल हैं, 2020 में बात बताएगी कि आने वाले जो 5 साल है ये क्या रहेंगे, ग्लोबल टाइम रहेगा, किसके लिए, ग्लोबल टारगेट रहेगा टीबी को भारत से निकालने के लिए। और एस्टिमेटेड अगर बात करें तो 2019 के मुताबिक टीबी के केसेस जो है वो 26.9 लाख है, यानी कि 1 लाख में 199 लोग जो है वो टीबी के साथ में सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ये सामने आपको एक फोर्सेप दिखाई दे रहा है। और इस ये जो फोर्सेप है ये पीछे से तो जो है ब्रॉड है, और आगे से ये बिल्कुल ही पतली सी है, आगे से क्या है, बिल्कुल ही पतली सी है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एडसन फोर्सेप। क्या बोला जाता है, एडसन फोर्सेप। अगर इस पे टूथ, अगर इस पे क्या बने हुए हैं, अगर टूथ बने हो तो हम बोल देते हैं टूथ एडसन फोर्सेप। और अगर ये प्लेन वाली होती है तो हम बोल देते हैं प्लेन एडसन फोर्सेप। काम क्या है, तो टी होल्ड करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलते हैं एलिस फोर्सेप। क्या बोलते हैं, एलिस फोर्सेप। आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे आगे की तरफ ऐसे दांत 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 से बने हुए हैं, इस तरीके से, है ना। इस तरीके का इसका कुछ स्ट्रक्चर रहता है, इस पे आगे की तरफ टीथ बने होते हैं। ट्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है ये। कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये जहाँ भी लगाते हैं आप, तो ये क्या कर सकता है, अगर आपने क्या किया, अगर क्या जो है स्मूथ मसल्स पे लगा दिया है, स्मूथ मसल, या कहीं आपने क्या कर दिया है ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे क्या है बिल्कुल ही जो है स्लिपरी टिश्यू है, तो वहाँ उनको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। ये क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। इसलिए इसको कहाँ यूज़ करते हैं, अगर कोई हार्ड टिश्यू लगाने, आपने हार्ड टिश्यू है, हार्ड लेयर है, कोई डेंस टिश्यू है, उनको पकड़ना है, तो उसके लिए आप किसको काम में लेते हैं, एलिस फोर्सेप को काम में लेते हैं। तो इसको हमने क्या बोल दिया, एलिस फोर्सेप। तो यूज फॉर ग्रास्पिंग दी हार्ड लेयर ऑफ एनी ऑर्गन एंड स्लीपरी और डेंस टिश्यू ड्यूरिंग सर्जरी और इलेक्ट्रो सर्जरी। और इसका नाम हमने कहा कि एलिस या एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप के नाम से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं वल्सलम फोर्सेप या वल्सलम फोर्सेप। एक हमने देखा एलिस, एलिस जो हमारा था इस तरीके से आगे की तरफ दांत दांत बने हुए थे, और ये बिल्कुल वो जो है वो बिल्कुल क्या था, सीधा था। क्या था, बिल्कुल आगे से सीधा था। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका एलिस। तो आपका एलिस फोर्सेप है वो तो कुछ इस तरीके होता है, स्ट्रेट होता है। जबकि जो आपकी ये वल्सलम फोर्सेप है ये आगे से तो इस तरीके से, इस पे भी टूथ टूथ बने होते हैं। तो आगे से तो देखने में किसके जैसी होती है, एलिस के जैसी होती है, पर ये क्या रहती है, थोड़ी सी बैंड रहती है। क्या रहती है, ये थोड़ी सी झुकी हुई होती है, कहाँ पे, एक साइड में। और एलिस की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है, लॉन्ग होती है। क्या होती है, थोड़ी सी लॉन्ग होती है। तो ये दोनों में आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका रहता है कि ये देखिएगा ये थोड़ी सी एक तरफ जो है ये क्या रहती है, इस तरीके से झुकी हुई है ना। तो इसको हमने बोला ये क्या है, वल्सलम फोर्सेप है। ये क्या है, वल्सलम फोर्सेप है, वल्सलम फोर्सेप। और काम कहाँ लेते हैं, तो काम क्या है, जैसे कोई डी एंड सी करना है, कोई डी एंड ई करना है ना। यानी कि इस तरीके के गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर जो करते हैं, क्या करते हैं, जो गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर करते हैं, उन प्रोसीजर में टिप ऑफ सर्विक्स जो होती है उसको होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, होल्ड द टिप ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की टिप को के लिए काम में लेते हैं। और इसका नाम है वल्सलम फोर्सेप, वल्सलम फोर्सेप। नेक्स्ट है आर्टरी फोर्सेप। और ये क्या है, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये आपका आर्टरी फोर्सेप है ना। इसको हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स भी बोलते हैं। हीमो यानी कि ब्लड, स्टैटिक यानी कि रोकने का काम करती है, स्टॉप करवाने का। स्टॉप कैसे, तो उनको ग्रास्प करते हैं हम, क्या कर लेते हैं, इसकी सहायता से ग्रास्प कर लिया जाता है, या उसको लाइगेट कर दिया जाता है, या उस टिश्यू को कंप्रेस कर दिया जाता है ना। जो ब्लीडर होता है, जैसे कोई आर्टरी वगैरह है ना, कोई आर्टरी है या वेन है
आर्टरी है, वेन है, कोई स्मॉलेट वैल्यूज है, यानी कि कंबाइन रूप से मैं बोलूँ कि जो ब्लड वेसल है उन ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए, उनको ग्रास्प करने के लिए, उनको लाइगेट करने के लिए, इन काम के लिए इसको काम में लिया जाता है, और इसलिए इसको क्या बोला गया, हीमोस्टेटिक फोर्सेप भी बोला गया। और ये क्या है, ये हमारी आर्टरी फोर्सेप है। ये आर्टरी जो है ये 3 टाइप की होती है, एक होता है शॉर्ट, एक तो होती है बिल्कुल स्मॉल छोटी होती है, एक मीडियम होती है, और एक जो है ये लॉन्ग होती है। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। जो स्मॉल वाली होती है उसको हम बोलते हैं मॉस्क्यूटो आर्टरी फोर्सेप। क्या बोलते हैं, मॉस्क्यूटो आर्टरी फोर्सेप। और जो मीडियम और बड़ी वाली है इनको मिडिल आर्टरी फोर्सेप और लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप्स के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट, ये जो है ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं डैंडी फोर्सेप। क्या बोला जाता है, डैंडी फोर्सेप। जैसे आपने आर्टरी देखा तो आर्टरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था कि आर्टरी जो है वो सामने की तरफ इस तरीके से क्या और की थी, थोड़ी सी कर्व थी, है ना, और बाकी जो है इस तरीके से थी। बट ये क्या है कि ये ऐसे पीछे से जो है ये तो सीधी होगी, और आगे जाके ये क्या है, एक साइड के अंदर थोड़ी सी क्या होती है, ऐसे मुड़ी हुई रहती है ना। एक साइड में क्या रहेगी, ये मुड़ी हुई रहेगी, और ये एक साइड में मुड़ी होती है, इसलिए जो है काम क्या है इसका, तो इसका काम होता है टू होल्ड 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 ब्लड वेसल्स। किसके लिए, ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए इसको काम में लेते हैं, ब्लीडिंग से रोकने के लिए। और इसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। ज़्यादातर इसको कहाँ काम में लेते हैं हम, मोस्टली कहाँ काम में ली जाती है, मोस्टली न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर में इसको काम में लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर क्या, कहाँ पे, तो जैसे क्या है आप क्या कर रहे हैं, क्रेनियोटमी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रेनियोटमी कर रहे हैं। और जब आप क्रेनियोटमी परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ आप क्या करेंगे, स्काल्प के ऊपर इंसिजन देंगे। क्या किया आपने, स्काल्प के ऊपर इंसिजन दिया, और जब आपने स्काल्प पे इंसिजन दिया तो वहाँ से क्या होगी, काफ़ी सारे ब्लीडर होंगे, ब्लीडिंग होगी। क्योंकि वहाँ क्या है, बहुत सारे मैनी एंड मैनी छोटी छोटी वेसल्स है, तो उनको क्या करते हैं, हम होल्ड करते हैं इसकी सहायता से। एक साइड में इसका क्या होता है, ये लैटरली कर्वेचर्ड होती है, लैटरली कर्वेचर होता है इसमें। और इस काम क्या आती है, तो क्या करने के लिए, ब्लड वेसल जो है उनको क्लैम्प करने के लिए, होल्ड करने के लिए, है ना, कोई नीडल्स वगैरह को भी होल्ड किया जा सकता है, और टिश्यूज़ को भी ग्रास्प करने के काम में ले सकते हैं। बट ज़्यादातर इससे इसको क्या काम में लेते हैं हम, एज जो हमारी जैसे हम हमारी हीमोस्टेटिक फोर्सेप काम में लेते हैं, आर्टरी फोर्सेप, उसी तरीके से इसको ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए काम में लाए। नेक्स्ट आपकी जो है ये जो रहती है, ये राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्सेप। क्या, राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्सेप, जिसको लेग हाउ फोर्सेप्स भी बोलते हैं। ये जो है ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। नॉर्मली जब आपने क्या है, आपने आर्टरी देखा, और आर्टरी जब आपने देखा तो आर्टरी आगे की तरफ कुछ इस तरीके से मुड़ी हुई थी, हल्का सा उसमें क्या था, जो है कर्व था, हल्का सा क्या था, और बाकी पीछे से क्या थी, सारी की सारी स्ट्रेट थी, इस तरीके का स्ट्रक्चर था। जबकि अगर मैं बात करूं कि जो आपकी ये लेही फोर्सेप है ना, इसको जो है सिंपल भाषा में लेही फोर्सेप बोला जाता है। जो सर्जन है वो अपनी भाषा में इसको लेही फोर्सेप्स के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये क्या होगी, ये बाकी तो क्या है कि जैसे आर्टरी दिखती है हमारी, जो लॉन्ग आर्टरी है उसके जैसी ही दिखेगी। ये जैसे क्या है आपकी आर्टरी है ना, और आगे से क्या होगी, ये अचानक से इस तरीके से मुड़ी हुई होगी, 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ी होती है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री के एंगल पे क्या रहती है, आगे की तरफ से कवर रहती है 90 डिग्री के एंगल पे। इस तरीके से आगे से या क्या हो रहती है, लगभग 90 डिग्री के एंगल पे ये मुड़ी हुई रहती है। काम क्या लेते हैं इसको, तो ये क्या काम आती है, जैसे क्या है कोई डीप स्ट्रक्चर है ना, कोई क्या है, जैसे क्या है एब्डोमिनल कैविटी है, और एब्डोमिनल कैविटी में हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है, कोई जो है कोई स्ट्रक्चर है जो क्या हो रखी है, टिश्यूज से सराउंडिंग, यानी कि चारों तरफ उसके क्या है, जैसे ये कोई ब्लड वेसल है, ये आपकी कोई ब्लड वेसल है, और इसके चारों तरफ टिश्यू टिश्यू पड़े हैं, इसके चारों तरफ क्या पड़े हैं, टिश्यू टिश्यू पड़े हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको जो है विजुलाइज करना है। तो विजुलाइज करना है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस लेहीज फोर्सेप यानी कि राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप्स की सहायता से क्या कर लेंगे, इन टिश्यूज को हटा देंगे, इन टिश्यू को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। और इनको हटा के फिर आप क्या इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, इसको काम में लेते हुए यहाँ से हटा लेंगे, और फिर इस जो है
आपकी जो ये फोर्सेप रहती है इसकी सहायता से आप इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से अगर कोई लाइगेट वगैरह करना है तो जो है इसकी सहायता से लाइगेट भी कर सकते हैं। तो ये जो है कोई डीप स्ट्रक्चर जो होती है उनके अंदर जो है उन स्ट्रक्चर्स को आइसोलेट करना है ना। उनको चारों तरफ से जो है सर्किल करना है। जैसे कोई डीप स्ट्रक्चर थी तो उसके जो है उसको एन सर्किल करवाने के लिए काम में ले सकते हैं, या लाइगेट करना है ब्लड वेसल तो उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं, है ना, जो डेप्थ में होती है। क्योंकि ये क्या रहती है, ये लॉन्ग होती है, और ये लॉन्ग होती है तो ये जो है गहराई में जाने के लिए आसानी से, यानी कि डेप्थ के अंदर जो हम प्रोसीजर होगा उसको आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। तो राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप। नेक्स्ट है कोकर फोर्सेप। क्या, कोचर फोर्सेप। और कोचर फोर्सेप जस्ट जब इसको हम क्लोज करते हैं तो ये दिखने में बिल्कुल आपकी जो स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप होती है उसके जैसी होती है। बिल्कुल आप ऐसे कह ही नहीं सकते कि ये आर्टरी नहीं है। हाँ, देखने में बिल्कुल आर्टरी फोर्सेप जैसा होता है, पर जब आप इसको आगे की तरफ से खोलेंगे और खोलने के बाद जब इसको एग्जामिन करेंगे तो एग्जामिन करने पे आपको देखने को मिलेगा कि इस पे टूथ बने होते हैं। इस पे क्या बने होते हैं, इस पे टूथ बने होते हैं। इस तरीके से इस पे टूथ होते हैं। तो उन टूथ को देख के आप पता लगाते हैं कि ये क्या है। तो ये कोचर फोर्सेप है। क्या है, कोचर फोर्सेप है। कोचर फोर्सेप, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से यहाँ क्या होते हैं, टूथ बने होते हैं। बाकी ये देखने में जस्ट किसके जैसी होती है, आपकी जो स्ट्रेट आर्टरी होती है। कहाँ कहाँ काम में लेते हैं इस कोचर फोर्सेप्स को, तो क्या करने के लिए, जो आपकी सुपीरियर थायराइड है उसके पेडिकल की वेसल्स जो है उनको होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा क्या हो गई है, जो ब्लड वेसल है, कोई फाइब्रस टिश्यू है, कोई टफ टिश्यू है, उनका जो वेसल्स है उनकी एंड को रिट्रैक्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं। कट हो गया उसको होल्ड करना है। इसके अलावा रिब का रिसेक्शन करना है, और रिब रिसेक्शन करने के लिए जो है रिब को क्या करना है, होल्ड करना है, इसके लिए काम में ले सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है आप जो है तो जो जेस्टेशनल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड वाली जो मेम्ब्रेन होती है, एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन, उसको रप्चर करने के लिए भी क्या कर सकते हैं आप, इसको काम में ले सकते हैं। जनरली तो इसको क्या किया जाता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड की मेम्ब्रेन होती है इसको रप्चर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं जिसका नाम होता है एमनी हुक। बट जो है आप कॉकर फोर्सेप्स भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या रहते हैं, इसके काम रहते हैं। नेक्स्ट अगर चले नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है बैबकॉक फोर्सेप। और ये जो आपको स्ट्रक्चर है ये दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं बैबकॉक फोर्सेप, है ना। आगे जो है पीछे से जो है ये इस तरीके की स्ट्रक्चर रहेगी, और आगे से जो है इस तरीके से। इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, यानी कि आगे की तरफ जो है इस तरीके की जो है इसके स्ट्रक्चर बनी हुई होगी, इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं बैबकॉक फोर्सेप। और ये जो है कहाँ काम में लेते हैं, तो जो हमारे डेलिकेट टिश्यू, बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर जो होती है उनको होल्ड करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, ताकि वहाँ क्या ना हो जाए, उनमें कोई रप्चर ना हो जाए। ये नॉन ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है, नॉन ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंट है। जो है ताकि स्ट्रक्चर्स को जो है ट्रॉमा वगैरह ना हो जाए उससे बचाने का काम करता है। किन किन स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं इसको, तो जैसे आपकी इंटेस्टाइन है, यूरिटर है ना, फैलोपियन ट्यूब है, ईसोफेगस है, ट्रैकिया है, अपेंडिक्स है, इन सभी स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, बैबकॉक फोर्सेप्स को। नेक्स्ट ये रहता है बीपी एंडल। और बीपी एंडल जो है इसको हम बीपी का फुल फॉर्म है बर्ड पार्कर एंडल। ये साइंटिस्ट का नाम है बर्ड पार्कर। जो है ये साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने इसकी खोज की, बर्ड पार्कर साइंटिस्ट थे। इसको स्कैल्पल हैंडल भी बोलते हैं, स्कैल्पल हैंडल। और क्या काम आते हैं ये, तो जब हम क्या करेंगे, कोई सर्जरी करने जा रहे हैं तो सर्जरी करने के लिए हमें क्या देना होता है, इंसिजन देना होता है। और इंसिजन देने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, ब्लेड की। और ब्लेड कौन सा, सर्जरी के दौरान काम में लेते हैं, इसलिए सर्जिकल ब्लेड। तो हमें सर्जिकल ब्लेड का ज़रूरत होता है, तो उस सर्जिकल ब्लेड को होल्ड करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, बीपी हैंडल को काम में लेते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होता है 4 नंबर का और एक होता है 3 नंबर। 3 नंबर और 4 नंबर दो बीपी हैंडल होते हैं। 4 नंबर जो बीपी हैंडल होता है उस पर कौन कौन सी ब्लेड लगेंगी, आपसे पूछा जा सकता है सर्जिकल ब्लेड के बारे में। तो जो 4 नंबर बीपी हैंडल होता है उस पर कौन कौन सी ब्लेड लगती है, तो 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर। ये सारी की सारी ब्लेड जो है 4 नंबर पे है ना। देखिएगा 20 नंबर ब्लेड है, ये आपका 25 नंबर, 24 नंबर, 23 नंबर, 22 नंबर और 21 नंबर।
देखने में अगर इनको डिफ्रेंशिएट करें तो ये जो 20 नंबर है, 20 नंबर 21 नंबर, ये दोनों जो है ये दोनों एक जैसे से होते हैं दिखने में, 20 नंबर और 21 नंबर दोनों एक जैसे। 22 नंबर का जो ब्लेड होता है ये थोड़ा इनसे क्या होता है, आगे की तरफ से थोड़ा ब्रॉड होता है और थोड़ा बड़ा होता है साइज के अंदर, 21 और 20 की तुलना में। जो 22 नंबर का है वो आगे से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है और बड़ा होता है। 23 नंबर ब्लेड जो है ये आगे से राउंड होता है, आगे से क्या होता है, राउंड होता है और नॉर्मल साइज का होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 24 नंबर का ब्लेड जो है वो वैसे तो 23 नंबर के जैसा ही होता है, पर साइज में 23 नंबर से बड़ा होता है ना, 24 नंबर। और 25 नंबर जो रहता है ये आगे से थोड़ा नुकीले टाइप का होता है, आगे से कैसा होता है, थोड़ा सा नुकीले टाइप का होता है, जो आपकी 11 नंबर ब्लेड है उसके जैसा सा होता है लगभग दिखने में। ये क्या है, 25 नंबर का ब्लेड है। ये आपका 15 नंबर, दिस इज 12 नंबर। 12 नंबर जो आगे से टिप जो है इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है एक साइड के अंदर। 11 नंबर ब्लेड जो है ये सामने से, और ये जो रहता है आपका 10 नंबर ब्लेड रहता है। तो 10, 11, 12, 15 को होल्ड करने के लिए 3 नंबर बीपी हैंडल, और 20, 21, 22, 23, 24, 25 को होल्ड करने के लिए 5 नंबर बीपी हैंडल को काम में लिया जाता है। ये जो रहता है ये आपका मोनोपोलर कॉटरी रहता है। क्या रहता है, मोनोपोलर कॉटरी रहता है। और मोनोपोलर कॉटरी, या इसको मोनोपोलर कॉटरी पेंसिल भी बोलते हैं, है ना, या इसको कोटरी भी बोल देते हैं, या इसको इलेक्ट्रो कॉटरी भी बोलते हैं। और काम क्या आती है, तो क्या करना है, सर्जरी के दौरान कोई जो है ब्लड वेसल जो है ब्लीड करने लगी है तो उसको कोएगुलेट करना है, कोएगुलेशन के लिए, या टिश्यू जो है उनको कट करना है तो कट के लिए, कोएगुलेशन के लिए काम में लेते हैं। 2 बटन बने हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 2 बटन दिख रहे हैं आपको। आगे की तरफ जो है ये येलो कलर का बटन दिखाई दे रहा है, और पीछे की तरफ जो है ये ब्लू कलर का बटन दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ये तो कट के लिए काम में लेते हैं हम, अगर किसी स्ट्रक्चर को कट करना है ना, तो हम क्या काम में लेते हैं, येलो कलर। और अगर आपने क्या करना है, कोई ब्लीड वेसल्स ब्लीड कर रही है, कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए ब्लू कलर, कोएगुलेशन के लिए ब्लू कलर का काम में लेते हैं। तो ये क्या है, हमारी मोनोपोलर कॉटरी है। कैसी कॉटरी है, मोनोपोलर, है ना। तो ये तो है मोनोपोलर। एक होता है बाईपोलर, एक क्या होती है, बाईपोलर। बाईपोलर, और बाईपोलर में क्या होता है, तो जैसे आपकी फोर्सेप होती है उसी तरीके से आपके सामने एक फोर्सेप दिखाई देगी, उसी तरीके की क्या होगी, एक फोर्सेप होगी। और फोर्सेप जो है वो फोर्सेप क्या है, उसके पीछे क्या होती है, लीड लगी रहती है, और उसको क्या करते हैं हम, एक कॉटरी मशीन के साथ में अटैच किया जाता है, और उसको क्या करते, इसको क्या कहते हैं हम बाईपोलर कॉटरी कहते हैं, इसको बाईपोलर कॉटरी कहते हैं। तो यूनिपोलर और बाईपोलर। नेक्स्ट, चिटल फोर्सेप। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं चिटल फोर्सेप। ये देखिएगा कुछ आगे से इस तरीके का जो है ये इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसको हम बोलते हैं चिटल फोर्सेप। ये हमारा क्या है, चिटल फोर्सेप है, देखने में कुछ ऐसा है, ये आपका चिटल फोर्सेप है ना। क्या काम में लेते हैं, तो क्या है कि कोई आपके पास स्टेराइल आइटम है ना, कोई स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट है, कोई स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट है, गाउन है, शीट है, यानी कि मैं एक कंबाइंड वर्ड में बोलूँ तो लिनन्स है। तो उनको क्या करना है, जो सर्जिकल जो स्टेराइल प्लेस है वहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप हैंड को पुट करेंगे, अपने हाथ से डायरेक्ट निकालेंगे, तो वो सारा का सारा अनस्टेराइल हो जाएगा और इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम किसको काम में लेते हैं, हम काम में लेते हैं चिटल फोर्सेप को। और ये चिटल फोर्सेप जो है इसको कभी भी जब हम यूज़ नहीं करते हैं तो उस दौरान इसको कभी भी आउटसाइड नहीं रखना होता है। तो इसको कहाँ रखते हैं, तो इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर पुट करके रखा जाता है। और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं उस सॉल्यूशन का नाम है सेवलॉन। सेवलॉन सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो है मैथिलेटेड स्पिरिट भी आप काम में ले सकते हैं इसको डिप करके रखने के लिए, पर अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको डायरेक्ट बाहर नहीं रखना होता है। नेक्स्ट है डीवर रिट्रैक्टर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं डीवर रिट्रैक्टर, है ना। इनको सिंपल भाषा में एस शेप रिट्रैक्टर के नाम से भी प्रोनाउंस कर दिया जाता है। और काम क्या आते हैं, तो रिट्रैक्टर है तो खींचने के काम आएगा। किसको, तो जो एब्डोमिनल वॉल है उसको खींचने के काम आता है। जब कोई एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है, कोई थोरेसिक सर्जरी हो रही है, तो उस दौरान क्या करते हैं, जो स्किन है, जो लेयर्स हैं, उनको क्या है पीछे की तरफ खींचने के लिए काम में लेते हैं डीवर रिट्रैक्टर। ये आपका डोयन रिट्रैक्टर रहता है। ये कौन सा रिट्रैक्टर है, ये आपका डोयन रिट्रैक्टर है, डोयन, इस तरीके से, दिस इज डोयन। और इसका काम भी क्या है, इसका काम भी रिट्रैक्ट करना है। जैसे LSCS परफॉर्म किया जा रहा है ना, LSCS कर रहे हैं, तो LSCS में इसको क्यों काम में लेते हैं, तो इसको काम में लिया जाता है स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए। एक पर्पज़ तो ये कि क्या करते हैं हम स्किन रिट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा पर्पज़ ये टू प्रिवेंट ब्लैडर फ्रॉम इंजरी।
टू प्रिवेंट ब्लैडर फ्रॉम इंजरी, कि ब्लैडर को इंजरी से बचाया जा सके और स्किन को रिट्रैक्ट करके रखा जा सके, ताकि वहाँ क्या बना रहे, प्रॉपर प्लेस बना रहे, और जो है अच्छे से क्या किया जा सके, स्ट्रक्चर को विजुलाइज किया जा सके, है ना। तो डोयन रिट्रैक्टर। ये आपका रहता है टावल क्लिप, जो क्या करता है, सीट को होल्ड करने के लिए काम लिया जाता है। सीट होल्ड करना है ना। जब पेशेंट, आपने क्या कर दिया, पेशेंट को पेंट किया, और पेंट करने के बाद उसको क्या करेंगे, आप ड्रेप करेंगे, ड्रेप यानी कि उस पर शीट डालेंगे। तो शीट डालेंगे तो उन सीटों को होल्ड करना पड़ता है, नहीं तो हो सकती है कि नीचे की तरफ गिर जाए। तो उन सीट को होल्ड करने के लिए शीट होल्ड करना है, या क्या करना है, आप सक्शन कॉटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सक्शन लगाएंगे, कॉटरी लगाएंगे। तो उन चीज़ों को होल्ड करने के लिए किसको काम में लेते हैं, हम इस टावल क्लिप को काम में लिया जाता है। और इस टावल क्लिप का नाम क्या है, तो ये जो है ये डोइन टावल क्लिप है। ये क्या है, डोइन टावल क्लिप है। इसी तरीके से दूसरी दो टाइप की और रहती है। ये देखिएगा, इस तरीके की अगर टावल क्लिप देखने को मिले तो उसको बोलते हैं बैक हाउस टावल क्लिप फॉरसेप। इसको आप क्या बोलेंगे, बैक हाउस टावल क्लिप फॉरसेप। अगर इसी टावल क्लिप के अंदर यहाँ क्या है, अगर क्या बने हुए हैं, दाने से बने हुए, ऐसे गोल गोल राउंड राउंड बने हुए हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे। ये देखिएगा, ये रहा आपके सामने डायग्राम। जनरली देखने में तो ये किसके जैसा था, बैक हाउस के जैसा ही था, बिल्कुल बैक हाउस के। बट यहाँ क्या है, तो यहाँ थोड़ा सा क्या दे दिया, स्पेसिफिक दे दिया। और स्पेसिफिक क्या दिया, तो यहाँ स्पेसिफिक दे दिया कि यहाँ पे जो है ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर बना दी गई। क्या बना दी गई, यहाँ दो राउंड राउंड स्ट्रक्चर बना दी गई है, और इसको हम बोलते हैं बैक हाउस रॉयडर टावल क्लिप फॉरसेप। क्या बोला, बैक हाउस रॉयडर टावल क्लिप फॉरसेप। और इसका काम भी क्या है, तो इसका काम भी क्या करना है, होल्ड करना है। नेक्स्ट, हाँ ये देखिएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है आपका नेक्स्ट। और ये भी क्या है, तो ये भी रिट्रैक्टर है। क्या है, रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर है तो रिट्रैक्टर का काम क्या है, रिट्रैक्शन करना है, यानी पीछे की तरफ खींच के रखना, ताकि सर्जिकल फील्ड जो है वो क्लियर बना रहे। और ये आगे से देखने में कैसा है, बिल्ली के पंजे के जैसा है। कैसा है, ये बिल्ली के पंजे के जैसा है। और बिल्ली के पंजे के जैसा है, इसलिए इसको कैट्स पा रिट्रैक्टर बोल देते हैं, या इसको सही वर्ड में हम क्या बोलते हैं, वॉकमैन रिट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है। कैट्स पा या वॉकमैन रिट्रैक्टर। नेक्स्ट रिट्रैक्टर रहता है, ये देखिएगा आपके सामने देखने को मिल रहा है, ये एक इस तरीके से, और जस्ट आगे 90 डिग्री से ये क्या रहता है, इस तरीके से बैंड रहता है, इसलिए इसको 90 डिग्री एंगल रिट्रैक्टर, 90 डिग्री एंगल रिट्रैक्टर, 90 डिग्री एंगल रिट्रैक्टर, या राइट एंगल रिट्रैक्टर। राइट एंगल क्यों बोला, क्योंकि ये राइट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या हो रखा है, इस तरीके से टर्न है ना, राइट साइड में टर्न हो रखा है, इसलिए इसको राइट एंगल रिट्रैक्टर बोला गया। तो राइट एंगल रिट्रैक्टर, या इसको 90 डिग्री एंगल रिट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। और इसका काम भी क्या है, तो इसका काम भी क्या करना, जो स्किन है, फेस है, उनको पीछे की तरफ क्या करके रखना, रिट्रैक्ट करके रखना। नेक्स्ट ये देखिएगा, है तो ये राइट एंगल ही, पर ये राइट एंगल से क्या है, पतला है। राइट एंगल के तीन टाइप है, जैसे हमने कहा था कि जैसे हमने आर्टरी की बात की, आर्टरी में हमने कहा एक सबसे छोटी, एक बीच की, और एक सबसे बड़ी। और जो सबसे छोटी है उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया था क्या, मॉस्किटो फॉरसेप। उसी तरीके से ये जो आपके राइट एंगल रिट्रैक्टर है, इसमें इसके तीन टाइप है। एक तो होता है बिल्कुल स्मॉल साइज का, एक होता है मीडियम साइज का, और एक होता है लार्ज साइज का। तीन टाइप के होते हैं, एक मीडियम, एक स्मॉल, एक मीडियम और एक लार्ज। और ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिएगा, ये जो है ये आपका स्मॉल टाइप का, ये बिल्कुल स्मॉल छोटा जो है राइट एंगल रिट्रैक्टर रहता है। और इसको हमने इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लैंगन बैक रिट्रैक्टर। किस नाम से जाना जाता है, लैंगन बैक रिट्रैक्टर के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। और इसका काम भी ठीक, रिट्रैक्टर जो है तो इसका काम भी क्या है, स्किन को रिवर्ट बैक करना, पीछे की तरफ खींच के रखना है। ये हमने कहा कि राइट एंगल रिट्रैक्टर का जो ब्रॉड वाला जो टाइप होता है, ये है तो राइट एंगल ही, पर ये क्या है, सबसे चौड़ा वाला है। और अगर ये सबसे चौड़ा है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने एक एक्स्ट्रा नाम दे दिया, और वो नाम क्या है, तो इसका नाम है मोरिस रिट्रैक्टर। क्या नाम है, मोरिस रिट्रैक्टर। तो ये क्या है, मोरिस रिट्रैक्टर है। ये क्या है, लार्ज साइज का, लार्ज साइज राइट एंगल रिट्रैक्टर। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है क्या, मोरिस रिट्रैक्टर। वहीं अगर जो आपका मोरिस रिट्रैक्टर है, अगर ये क्या हो, जैसे हमने नॉर्मली हमने कहा था कि हमारा क्या है, मोरिस रिट्रैक्टर है,
और मॉरिस रिट्रैक्टर को हमने क्या किया था, नॉर्मली तो एक साइड से देखा था, और अगर इसी तरीके से ये दोनों साइड से इस तरीके से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हमने क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे मॉरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर। क्या बोल देंगे, मॉरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर। और इसको हम कहाँ काम में लेते हैं, तो इसको क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जैसे अब्डोमिनल वॉल के मसल है, या उनको खींचना है, और खींच के क्या करते हैं, वाइडर स्पेस प्रोवाइड कराना होता है, वहाँ इसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। तो मॉरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर, जिसमें क्या है, दोनों साइड क्या है, मॉरिस रिट्रैक्टर बने हुए हैं, उसको हमने बोला मॉरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर। नेक्स्ट है, देखिएगा हमारा मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप्स, जिसको स्मॉल आर्टरी फोर्सेप्स, और हमने इसके बारे में जिक्र कर लिया था कि जो काम इसका क्या है, इसका काम भी क्या है, ब्लीडिंग को रोकने का, ब्लड वेसल को होल्ड करने का काम रहता है इसका। और आर्टरी की सबसे छोटे वाली टाइप की आर्टरी रहती है, इसको हमने क्या बोला, मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप्स। और ये जो रहता है, ये रहता है आपका नीडल होल्डर। ये क्या रहता है, नीडल होल्डर। नीडल होल्डर जो होता है, नीडल होल्डर की एक सबसे खास बात होती है कि नीडल होल्डर जो होता है, जब भी आप नीडल होल्डर को देखेंगे तो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ एक आपको आईज जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो है, अगर ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है तो वो क्या है, वो आपका रिट्रैक्टर, सॉरी, आपका नीडल होल्डर रहता है। तो इसको आप मायो हैगर नीडल होल्डर या इसको नीडल होल्डर बोल सकते हैं। और इसका काम क्या है कि जब हम सर्जरी करेंगे तो सर्जरी के दौरान हमने क्या किया था, हमने इंसीजन दिया। अब इस इंसीजन को हमें क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। और क्लोज करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सूचरिंग की। और सूचरिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो सूचरिंग करने के लिए, नीडल को होल्ड करने के लिए, सूचर नीडल को, जो नीडल ऑफ सूचर, जो सूचर की नीडल है, उसको क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए किसको काम में लेते हैं, नीडल होल्डर को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है सीजर। और सीजर का काम क्या है, तो सीजर का काम है कट करना, काटना। और काटना जो है, किस किस चीज़ को काटने के लिए काम में लेते हैं, तो जो है अलग अलग टाइप की सीजर होती है। एक होता है सूचर कटिंग सीजर, एक होता है सूचर कटिंग सीजर, और एक होती है टिश्यू कटिंग सीजर। दो तरीके की सीजर होती है हमारे पास जनरली, एक होता है सूचर कटिंग सीजर और एक होती है टिश्यू कटिंग सीजर। जो हमारी सूचर कटिंग सीजर है उसका तो आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, पर जो हमारी टिश्यू कटिंग सीजर होती है इसके फर्दर क्लासिफिकेशन रहते हैं। और इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो है वो मायो सीजर रहता है। मायो सीजर जो बिल्कुल ही पतली सी होती है, पतली होती है और लंबी होती है, जो मसल को काटने के लिए काम में लेते हैं। एक होता है मैटन जुमाब सीजर, मैटन जुमाब सीजर। और ये जो होती है मैटन जुमाब सीजर जो है वो आगे से क्या होती है, शार्प होती है। आगे से बिल्कुल क्या रहती है, शार्प है ना। टिप जो है इसकी बिल्कुल शार्प होती है, टिप शार्प, और स्मॉल साइज की होती है, स्मॉल साइज के अंदर होती है। इसके अलावा और कौन सी सीजर होती है टिश्यू कटिंग में, तो एपिजियोटमी सीजर होती है। कौन सी सीजर होती है, एपिजियोटमी सीजर होता है। और वो जो एपिजियोटमी सीजर जो होती है, एपिजियोटमी सीजर जो है, एक तो एक पार्ट जो है, वन साइड, वन साइड, वन साइडेड टिप शार्प एंड वन साइड इज ब्लंट। एक साइड जो वो शार्प होती है और एक साइड क्या रहती है, ब्लंट रहती है, उसको हम बोलते हैं एपिजियोटमी सीजर। उसी तरीके से एक होता है कॉर्ड कटिंग सीजर, कॉर्ड कटिंग सीजर। और कॉर्ड कटिंग सीजर जो है ये बेबी के अंदर कॉर्ड को कट करने के लिए काम में आती है, बेबी कॉर्ड को कट करने के काम में आती है। और ये कैसी होती है, तो ये कुछ इस तरीके से जो है, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये सीजर है, तो इस तरीके से, यानी कि वो जो है यहाँ से बिल्कुल राउंड राउंड होगी, इस तरीके से राउंड होती है, इस तरीके से क्या रहती है, राउंड रहती है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड कटिंग सीजर। इसको क्या नाम देते हैं, कॉर्ड कटिंग सीजर। तो सीजर का काम क्या है, सीजर का काम है काटना। कुछ ऐसे सीजर टिश्यू काटती है, कुछ ऐसी सीजर जो सूचर को काटती है। सूचर काटे सूचर कटिंग, टिश्यू काटे तो टिश्यू कटिंग सीजर। नेक्स्ट है रिट्रैक्टर। और रिट्रैक्टर में एक रिट्रैक्टर, पहले जो हमने रिट्रैक्टर देखे वो तो ऐसे रिट्रैक्टर थे जिनको हमें क्या करना था, जिनको रिट्रैक्ट करने के लिए, जिनसे स्किन को खींचने के लिए हमें जो है खुद प्रेशर लगा के रखना पड़ता था, हमें उनको खींच के रखनी पड़ती थी। पर ये रिट्रैक्टर जो है ये अपने आप ही खुला रहता है। अगर आपने एक बार जो है इसको जितना स्पेस आपको चाहिए, इसको आपने खोल के छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद आपको जो है इस यहाँ पे ये क्या है, इसका लॉकिंग सिस्टम है, ये इसका क्या है, लॉक है। तो अब आपको क्या है, खुद से जो है इसको होल्ड करने का ज़रूरत नहीं होगा, और खुद से होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है।
अपने आप ही ये रिट्रैक्ट करता है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, इसको बोल दिया गया सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्टर। और ये क्या काम लेते हैं, तो यहाँ जैसे क्या है कि मैन पावर कम है ना, जहाँ क्या है सर्जरी हो रही है और सर्जरी के दौरान मैन पावर नहीं है, तो उस दौरान क्या है कि हम जो है सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्ट काम में ले सकते हैं। या जो है हैंड्स को फ्री रखना है, तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्टर को काम में लिया जाता है ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहा है, एक सिरिंज जैसी स्ट्रक्चर है, ये हमारी सिरिंज जैसी क्या सिरिंज ही है। और ये कौन सी सिरिंज है, तो ये हमारी ईयर सिरिंज है। कौन सी सिरिंज है, ईयर सिरिंज है। और क्या काम में लेते हैं, तो क्या करते हैं ईयर के अंदर जो है आपका सॉल्यूशन को इंस्टिल करने के लिए ड्यूरिंग ईयर इरिगेशन, जब क्या किया जाता है ईयर इरिगेशन करते हैं, ईयर इरिगेशन, ईयर इरिगेशन जब करते हैं, तो ईयर इरिगेशन करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो आपकी सीजर जो सिरिंज है, इसको काम में लिया जाता है फ्लूइड को इंस्टिल करने के लिए। नेक्स्ट है आइरिस सीजर। और आइरिस सीजर ये भी क्या है, एक टिश्यू कटिंग सीजर का टाइप है। और ये क्या होती है, शार्प पॉइंटेड टिप होती है। क्या होती है, शार्प पॉइंटेड टिप होती है। और इसको कहाँ काम में लेते हैं, ऑप्थेल्मिक सर्जरी के दौरान काम में लिया जाता है आइरिस सीजर, सीजर विद शार्प पॉइंटेड टिप्स। और यूज कहाँ करते हैं, ड्यूरिंग ऑप्थेल्मिक सर्जरी, आई सर्जरी में इस सीजर को काम में लिया जाता है, इसलिए इसको आइरिस सीजर भी बोलते हैं। ये आगे से बिल्कुल तीखी होती है, बहुत शार्प सीजर होती है आगे से, और बिल्कुल छोटी सी होती है ना, आइरिस सीजर। नेक्स्ट है स्पूटम मग। और ये क्या है, ये देखिएगा एक कप जैसी स्ट्रक्चर है, और जो है इसके ऊपर में ढक्कन लगा हुआ है, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये होल्डर लगा हुआ है इसको होल्ड करने के लिए, तो इसको आप बोल सकते हैं स्पूटम मग या स्पूटम कप। और क्या काम में आता है, तो ये क्या है, पेशेंट जब क्या करेगा, एक्सपेक्टोरेंट करेगा, तो उस एक्सपेक्टोरेशन को क्या करने के लिए उस स्पूटम को, जो एक्सपेक्टोरेंट है जो बाहर आ रहा है, उसको क्या करने के लिए इसके अंदर कलेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अंदर कुछ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन डाल के रख लिया जाता है, ताकि वो जो है वो जो आप क्या करेंगे, जो इसमें एक्सपेक्टोरेंट डाल रहे हैं वो क्या हो जाए, जो है प्रॉब्लमेटिक इशू ना करे, इन्फेक्शन को क्रिएट ना करे। और उसके बाद इसको क्या कर दिया जाता है, सॉल्यूशन को कहीं ना कहीं जो है वो फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं रैम्पले स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। किस नाम से जानते हैं, रैम्पले स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। और इसका काम क्या है, तो जब आप क्या करेंगे, सर्जरी की जाएगी, तो सर्जरी करने के लिए सर्जरी से पहले हमें क्या करना है, स्टेराइल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा, स्टेराइल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। और जब आप स्टेराइल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, तो उससे पहले आपने क्या करना है, जो साइट है उसको क्या करनी होगी, डिसइंफेक्टेंट को काम में लेते हुए, डिसइंफेक्टेंट को काम में लेते हुए क्लीन करनी होगी। और क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, हम गोज पीस को, गोज पीस की सहायता से इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, गोज पीस विद बिटाडिन। तो उनको होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो गोज पीस है, उन गोज पीस को होल्ड करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, आपका ये स्पंज होल्डर, जिसको हमने बोला रैम्पले स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, टू होल्ड कॉटन और स्टेराइल गोज पीस विद और विदाउट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ में हो सकते हैं, बिना एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के हो सकते हैं। उनको होल्ड करने के लिए क्या में लेते हैं, बॉडी पार्ट को क्लीन करने के लिए कोई मेडिकल, डायग्नोस्टिक और सर्जिकल प्रोसीजर से पहले, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करें, कोई मेडिकल करें, कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करें, उनको करने से पहले हम क्या करते हैं, जो है बॉडी पार्ट को क्लीन करते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ में, तो उसको या बिना, तो उसको हम स्टेराइल गोज को होल्ड करने के लिए क्या काम में लेते हैं, रैम्पले स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। नेक्स्ट है स्पंज होल्डर के जैसा ही होता है दिखने में, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, हल्का सा इनमें क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ये देखिएगा यहाँ इसमें कर्व है, और यहाँ से ये वाली जो स्ट्रक्चर है यहाँ बिल्कुल राउंड रहती है। ये बिल्कुल क्या है, यहाँ से ये बिल्कुल राउंड है, और यहाँ थोड़ा सा कर्व है। जबकि जो हमारा स्पंज होल्डर था वो इस तरीके से सीधा था, और उसमें जो है इस तरीके से बिल्कुल राउंड नहीं था, वो ओवल शेप था। जबकि यहाँ क्या है, बिल्कुल राउंड होता है। और इसको हम बोलते हैं टंग होल्डिंग फोर्सेप। किस नाम से जानते हैं, ये क्या है हमारा टंग होल्डिंग फोर्सेप। तो जब क्या है, कोई ओरल सर्जरी की जा रही है, ओरल सर्जरी के दौरान टंग को होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है, किसको, टंग होल्डिंग फोर्सेप्स को। नेक्स्ट है एन यूरिज्म नीडल।
और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं एन्यूरिज्म नीडल के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। और क्या काम आती है, तो ये क्या है कि जो है हमारी ब्लड वेसल्स है या नर्व है, जब भी कोई प्रोसीजर किया जा रहा है तो उस दौरान ब्लड वेसल्स या नर्व को होल्ड करने के लिए स्ट्रक्चर को काम में लिया जाता है। एन्यूरिज्म नीडल के नाम से इसको प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है ट्रोंकार, है ना। और ट्रोंकार ये आपका जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये ट्रोंकार कहलाता है। जब भी क्या करनी होती है, काम कहाँ लेते हैं इसको, तो कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जब करते हैं तो पहले क्या किया जाता है, ट्रोंकार इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करते हैं बॉडी में, और इंसर्ट करके क्या करते हैं, इसके थ्रू क्या किया जाता है, जो आपके लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है उनको इसी के थ्रू डाला जाता है। ये यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू क्या किया जाता है, जो बॉडी है उसमें गैस भरी जाएगी। गैस फिल जो है, जब आपने सुना होगा कि जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने से पहले वहाँ पे क्या किया जाता है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें गैस फिल करते हैं। और वो गैस कौन सी काम में लेते हैं, तो गैस अगर एक नंबर पे हम नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन नहीं है तो हम CO2 काम में लेते हैं। कौन सी, CO2 काम में लेते हैं। दोनों गैस को काम में लिया जाता है। तो क्या है कि वो जो गैस का सोर्स होगा, जो गैस डालने के लिए उस सोर्स को कहाँ जो है इस जगह पे कनेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ से क्या की जाती है, इसके अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें गैस भर दी जाती है ना। तो ये क्या है, ये आपका ट्रोकार है। और ट्रोकार क्या काम आएगा, तो आपने क्या किया, जैसे क्या है ये एब्डोमिनल कैविटी है, अगर एक छोटा सा डायग्राम बनाए तो जैसे ये क्या है, किसी पर्सन की एब्डोमिनल कैविटी है, और ये अगर किसी पर्सन की एब्डोमिनल कैविटी है तो इसमें अब आपने क्या करना है, यहाँ जो है ये अम्लाइकस वाला पार्ट है, तो आपने क्या करना है, कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने से पहले डायरेक्ट तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट डलेगा नहीं, तो पहले क्या करते हैं, हम ट्रोकार डालते हैं। ट्रोकार क्या गए कि यहाँ क्या किया, छोटा सा इंसिजन दिया ब्लेड की सहायता से, और यहाँ से फिर क्या कर दिया जाता है, ट्रोकार डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाएगा, आपका ट्रोकार डाल दिया जाएगा। इस तरीके से इन ट्रोकार्स को क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ट्रोकार्स डाल देते हैं, और ट्रोकार्स जो है इनकी सहायता से फिर हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को अंदर डालते हैं और हमारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर लिया जाता है। तो ट्रोकार। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है इसको हम बोलते हैं प्रोक्टोस्कोप। क्या बोलते हैं, प्रोक्टोस्कोप। और इसका काम है एग्जामिन करने के लिए काम में लेते हैं। एनएस है, रेक्टम है, सिग्मोइड कॉलोन है, इनको विजुलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोक्टोस्कोप या रेक्टोस्कोप को काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स हैमर। क्या, रिफ्लेक्स हैमर। कोई भी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो आपने क्या करना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो है डीप टेंडन रिफ्लेक्स को चेक किया जाता है। और उन रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए हैमर को काम में लिया जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स हैमर। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको देखने को मिल रही है जो किडनी शेप की स्ट्रक्चर है, और ये जो किडनी शेप है इसको हम बोलते हैं किडनी ट्रे के नाम से जाना जाता है। और काम क्या आता है इसका, तो सर्जरी के दौरान वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं, किडनी ट्रे। नेक्स्ट ये जो रहते हैं ये आपके टंग डिप्रेसर रहते हैं, है ना। टंग डिप्रेसर, सर्जरी के दौरान टंग को डिप्रेस करना है, कोई विजुलाइजेशन कर रहे हैं माउथ का या थ्रोट का, तो उस दौरान क्या है कि आपको टंग विजुलाइज करनी है, तो उसके लिए आप क्या काम में लेते हैं, टंग डिप्रेसर काम में लेते हैं। ये जो है ये तीनों जो है ये टंग डिप्रेसर है। ये जो रहता है ये वुडन है, ये वुडन वाले हैं, और ये जो है ये स्टेनलेस स्टील वाले। तो जो है पहले ज़्यादातर इनको काम में लिया जाता था, पर आजकल इनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है। ये रीयूजेबल होते थे, एक पर्सन में यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसको दोबारा से क्लीन करके स्टेरल करके या क्लीन करके इसको दोबारा से हम यूज़ कर लेते थे। बट अब जो है वुडन वाले काम में लेते हैं। एक जो है क्या होता है, ये जो है एक बार यूज़ किया और यूज़ करने के बाद इसको क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ताकि हर किसी पर्सन में एक ही एक जो है यूज़ नहीं हो, तो इन्फेक्शन की रेट को कम करने के लिए। तो टंग डिप्रेसर रहते हैं। नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलते हैं नेजल स्पेकुलम। और कौन सा नेजल स्पेकुलम, थुडिचुम नेजल स्पेकुलम। क्या, थुडिचुम नेजल स्पेकुलम। और इसका काम क्या है, तो आप जो आपकी नेजल कैविटी है उसको वाइड करके उसको विजुलाइज करवाने का, कि अच्छे से हम क्या कर सकें, कोई प्रोसीजर करना हो, कोई जो है किसी चीज़ के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो कोई थेराप्यूटिक है या कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करने के लिए उस दौरान हम क्या करते हैं, नोज़ को विजुलाइज करते हैं
नेजल कैविटी को विजुलाइज करते हैं, तो उस नेजल कैविटी को वाइड करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। और टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप ये जो है ये आपके सामने क्या है, इस फोर्सेप दिखाई दे रहा है और इसके सामने क्या बने हुए हैं, टूथ बने हुए हैं, और इसको हम बोलते हैं टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, जो क्या करती है, टिश्यूज को होल्ड करने के लिए काम में ली जाती है। और जिस पे टूथ नहीं बने हैं उसको हमने बोला प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप, है ना, या नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, जो क्या है कि जनरली जो है जैसे कोई आईलिड सर्जरी है या कोई भी सर्जरी है जहाँ कोई डेलिकेट टिश्यू है, जो बिल्कुल नाजुक ऐसे टिश्यू है जिनको अगर आप जो है ज़्यादा प्रेशर लगा तो वो क्या हो सकते हैं, टीयर हो सकते हैं, वहाँ ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं, तो उनमें क्या है हम प्लेन फोर्सेप काम में लेते हैं, है ना। तो ये क्या है आपका नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।